भी सदा है तू अपना परिवार है। जिस गली में मुड़ जाऊं बस तेरा ही दीदार है। जिंदगी का हीरो है वो तुझ पे जो सवार है। वन टच पावर स्टार्ट शानदार माइलेज वाला APDV इंजन जो दुनिया की नंबर 1 बाइक चुने यही कहे सदों से भी सदा है। हीरो स्प्लेंडर लगे ऐसा फैमिली जैसा। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. सच्चाई से सरोकार रखते हैं हम। हर खबर को खबर में जिंदा रखते हैं हम। हर मुद्दे पर समय से लड़ते हैं हम। देश की खबर का सच है हम, क्योंकि हम हैं चैनल नंबर 1। खबर की आपाधापी में कोई खबर न जाए छूट। हम उठाते हैं खबरों और मुद्दों पर पड़ी धूल, क्योंकि हम बनाते हैं खबरों के अंदर की खबर। समस्या का अभी हमें 7 महीने हो गए हैं, अभी तक क्यों नहीं निदान हो रहा है? हम लोग इंसान हैं कि जानवर हैं? इसीलिए हर खबर पर चैनल 1 रखता है अपनी पैनी नजर। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा। संभाल के पोछा मारा अभी। आइए। वो भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं। तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर। हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। सदों से भी सदा है तू अपना परिवार है। जिस गली में मुड़ जाऊं बस तेरा ही दीदार है। जिंदगी का हीरो है वो तुझ पे जो सवार है। वन टच पावर स्टार्ट शानदार माइलेज वाला APDV इंजन जो दुनिया की नंबर 1 बाइक चुने यही कहे सदों से भी सदा है। हीरो स्प्लेंडर लगे ऐसा फैमिली जैसा। क्या लुभावनी स्कीम से आपको ललचा रही है फर्जी कंपनियां? क्या आप हो रहे हैं ऐसी कंपनियों का शिकार? आप इनके झांसे में ना आए, MLM के जाल में ना फंसे। कई फर्जी कंपनियों का चैनल 1 ने किया है पर्दाफाश। Alexei Molotov here. He's a Russian. He's operating the scheme here. सावधान रहे, गलत जगह पैसे इन्वेस्ट ना करें। हमारे 20 से 25 कंपनी हमारे लिस्ट में लगातार लोग फोन कर रहे हैं कि हमें पैसे वापस नहीं मिल रहे हैं। देखते रहिए MLM का फर्जीवाड़ा सिर्फ चैनल 1 पर।
मैं मुड़ जाऊं बस तेरा ही दीदार है। जिंदगी का हीरो है वो तुझ पे जो सवार है। वन टच पावर स्टार्ट शानदार माइलेज वाला APDV इंजन जो दुनिया की नंबर 1 बाइक चुने यही कहे सदों से भी सदा है। हीरो स्प्लेंडर लगे ऐसा फैमिली जैसा। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. सच्चाई से सरोकार रखते हैं हम। हर खबर को खबर में जिंदा रखते हैं हम। हर मुद्दे पर समय से लड़ते हैं हम। देश की खबर का सच है हम, क्योंकि हम हैं चैनल नंबर 1। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए वो भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर, हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइमेट, आपके साथ मैं हूं सिद्धार्थ। फाइलें परेशान हैं, वो भी जो कई सालों तक सरकारी बाबुओं की नाक के नीचे धूल फाक रही हैं, और वो भी जो प्रधानमंत्री के कोयला विभाग में अकारण अज्ञातवास पर जा चुकी हैं या फिर भेजी जा चुकी हैं, जो भी हो। अगर मगर की इस डगर में मनमोहन सिंह ने संसद में अपनी बात को रखा, समझाया कि वो फाइलों के रखवाले नहीं है और सरकार CBI के साथ समन्वय बनाकर चल रही है। लेकिन पीएम के इस बयान ने कई सवालों को खड़ा कर दिया है। विश्वास करें तो किस पर करें, और करें तो आखिर कैसे करें, और आखिर क्या है भविष्य इन गुमनाम फाइलों का, इसी पर करेंगे आज की हम चर्चा। The so-called missing files or papers pertaining to the ongoing investigation into allocation of coal blocks, the House has already seen the detailed clarification offered by the Coal Minister in his statement of 23 August. I would like to re-emphasize that the government is making all efforts to locate the papers requisitioned by the CBI, and at this stage it would be premature to say that some papers are indeed missing. A vast majority of the papers sought by the CBI have already been handed over to them. कोल आवंटन से जुड़ी फाइलों के गुम होने का मुद्दा शांत होने का नाम नहीं ले रहा। संसद के मानसून सत्र में ऐसे कई मौके आए जब विपक्ष ने प्रधानमंत्री से इस बाबत जवाब मांगा। मंगलवार को लोकसभा में नेता विपक्ष सुषमा स्वराज ने मांग की प्रधानमंत्री गुम फाइलों पर जवाब दें। प्रधानमंत्री ने विपक्ष की मांग पर जवाब तो दिया, लेकिन पीएम के जवाब के साथ ही संसद में संग्राम का सत्र शुरू हो गया। विपक्ष की मांग पर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने संसद के दोनों सदन में कुछ इस तरह बयान दिया। पीएम ने विपक्ष को भरोसा दिलाते हुए कहा कि सरकार के पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है। इतना ही नहीं, सरकार जांच में CBI का पूरा सहयोग कर रही है। The ongoing investigation by the CBI is being closely monitored by the Apex Court. In its order dated 29 August 2013, the Supreme Court has directed that within 5 days the CBI shall provide a comprehensive list of documents and records which remain outstanding, and thereafter within 2 weeks the government will hand over the available papers to the CBI.
the government shall follow this direction in letter and spirit and shall do its best to locate and hand over the requisite papers to the CBI within the time frame stipulated by the Apex Code. If the government is unable to locate some of those papers within the stipulated time, संसद के दोनों सदन में पीएम के बयान के बाद नजारा कुछ ऐसा था। दोनों ही सदन में विपक्ष ने पीएम के बयान के बाद जमकर हंगामा किया। हालात राज्यसभा में ज्यादा ही बदतर हो गए। पीएम के बयान के बाद विपक्ष जहां असंतुष्ट था, वहीं सरकार के नुमाइंदे बचाव की मुद्रा में थे। हालांकि इस बीच बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद और कपिल सिब्बल के बीच जमकर नोकझोंक हुई। इससे पहले राज्यसभा में विपक्ष के नेता अरुण जेटली ने प्रधानमंत्री के पुराने बयानों का कच्चा चिट्ठा पेश किया। आंकड़ों के जरिए जेटली ने पीएम की मंशा पर सवाल खड़े किए। Court is monitoring this investigation, and right under the nose of the monitoring court, the subject matter of investigation, that is the files, the notings, they disappear. And this is on the premise that if there is no evidence, there will be no proof of crime. बीजेपी के साथ साथ लेफ्ट नेता सीताराम येचुरी ने भी सरकार के रवैये पर सवाल उठाए। Whole minister in total has said that there are 199. If you add up all the various categories that is mentioned, 199 missing documents. Of these, there are many files. Of these, there are many other documents that he's claimed. But whatever it is, these are missing. At that stage itself, I had raised one point saying that why have you not registered a case? Why is there no FIR? Why are you not moving to have this matter investigated? प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने विपक्ष की मांग पर लोकसभा और राज्यसभा में बयान दिया। सरकार पर विपक्ष के आरोपों को भी बेबुनियाद करार दिया। संसद के सत्र के महज 2 दिन बाकी हैं। हालांकि इस बीच सरकार ने कई अहम बिल पास करवाए हैं, लेकिन कोयला घोटाले की कालिक ने प्रधानमंत्री के बेदाग दामन को दागदार कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। सत्या बहन जी, अब कांग्रेस नेता हमारे साथ हैं, मनोहर मनोज जी वरिष्ठ पत्रकार, साथ ही राजेंद्र अग्रवाल जी भाजपा के नेता और संजय सराफ जी एलजेपी के नेता हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। चर्चा की हम शुरुआत करेंगे। सत्या बहन जी, ये जो पूरा तमाम सिलसिला आप देख रही हैं, लगातार कोयले की आंच, कोयले की बात होती है, कालिक की बात होती है, जो भी बात होती है, हालांकि प्रधानमंत्री अपने आप को इस मसले से अलग कर चुके, कह चुके कि मैं फाइल का कस्टोडियन नहीं हूं, पहले भी वो ये बात कह चुके हैं। ठीक है, आज उन्होंने बहुत समझाने की कोशिश की, पर क्या बात समझ में आती दिखती है? क्या लगता है आपको कि आने वाले दिनों में इसका रिएक्शन कैसा होगा? देखिए, रिएक्शन की बात जहां तक है कि ये विपक्ष के लोग, खासतौर से एनडीए और भारतीय जनता पार्टी के लोग, जो पहले तो प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट चाहिए, प्रधानमंत्री को स्टेटमेंट देना चाहिए, इस तरह के बहुत ज्यादा कई दफे, एक बार नहीं बहुत दफे पार्लियामेंट में शोर मचा चुके थे, कि हल्ला मचा चुके। जब प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट आया है, उन्होंने ईमानदारी से अपना स्टेटमेंट दिया है, तो उससे सुनना तक नहीं चाहते। और जहां तक फाइलों के बारे में है, तो उन्होंने साफ कह दिया कि सरकार सीबीआई को सहयोग कर रही है, और जो फाइलें गुम हैं उनके बारे में भी तलाश हो रही है, और जल्दी ही उनको उम्मीद है। नहीं, पर क्या चिंता का विषय नहीं है? आप प्राथमिकी दर्ज क्यों नहीं कराते? ये बात सीताराम येचुरी भी कह रहे थे, करा दीजिए प्राथमिकी दर्ज, वो भी दर्ज नहीं हो रही है। देखिए, एफआईआर तो तब दर्ज हो जब उसको फाइनली ये हो जाए कि भाई ये फाइलें नहीं मिल रही हैं। अब फाइलों की तलाश हो रही है। तो प्रधानमंत्री कह चुके हैं कि फाइलें नहीं मिल रही है, तलाश भी हो रही है ना, उसकी तलाश हो रही है, तो उसको एक लास्ट पॉइंट करके कैसे आप उनको फैसला कर सकते? क्लियर नहीं हुआ आज। नहीं, फिर भी प्रधानमंत्री ने जो प्रधानमंत्री जी ने ओर से भी ये बात कही है, वस्तुतः स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है कि फाइलें क्यों गायब हुई। ये भी कोई जिम्मेदार कौन है, फाइलें किस समय गायब हुई, ये भी सवाल का जवाब अभी तक नहीं मिल पाया है। ये भी क्लियर किया ना कि नहीं, पर बात जो सीताराम येचुरी जी भी जो बात कह रहे हैं कि अगर आपको इस पूरे मैटर, जब ये सब जुडिस मैटर था, कोर्ट इसको मॉनिटर कर रही है, फाइल्स अगर गायब होती है तो नो एविडेंस, तो नो प्रूफ ऑफ क्राइम होगा, तो चीजें उस तरह से आगे बढ़ेंगी फिर कैसे? फाइलें तो बीजेपी तो कह चुकी कि संसद नहीं चलने देंगे। कोल आवंटन के बारे में सारी फाइलें सीएजी के पास भी पहुंच गई, सीबीआई के पास भी पहुंच गई, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं, ना तो कुछ छुपाने के लिए है सरकार के पास। उन्होंने साफ, उनका क्लियर स्टैंड है कि भाई हम। राजेंद्र अग्रवाल जी, क्या लगता है आपको, क्या इतना सीधा मसला आपको दिखता है जितना सत्या बहन जी बता रही है, कांग्रेस को लग रहा है
क्या इतना मामला सुलझा हुआ है? आप लोग भी ठान के बैठे हैं कि नहीं चलने देंगे आप संसद इस मुद्दे पर? सिर्फ नहीं, मैं सत्या बहन जी की और कुल मिलाकर के कांग्रेस की हिम्मत की दाद देता हूं कि सामने लाश पड़ी हुई है और वो कह रहे हैं कि अभी तो तय ही नहीं हुआ कि आदमी मर गया है। यानी बड़ी विचित्र बात है, बड़ी हिम्मत है इनकी। प्रधानमंत्री ने आकर के वक्तव्य दे दिया और उस वक्तव्य की क्या मेरिट है ये देखने का कि तो हक नहीं है क्या? इतनी 199 डॉक्यूमेंट्स गायब हो गए और प्रधानमंत्री ने पहले तो कह दिया कि मैं कस्टोडियन ही नहीं हूं, इनका मेरी जिम्मेदारी नहीं है। यानी मैं वास्तव में बड़ी इसकी हिम्मत की मैं दाद देता हूं कि इतने जो है वीक केस को भी इतनी मजबूती से लड़ने की हिम्मत दिखा रहे हैं। जी, कत्ल हुआ है, साफ साफ दिखाई दे रहा है, इसके बाद भी प्रधानमंत्री जी हाथ पहुंच करके खड़े हो गए पार्लियामेंट के अंदर और सबके सब लोग उनकी जय जयकार में लगे हुए हैं। प्रधानमंत्री जी उस समय कोयला मंत्री थे, उनके समय में आवंटन हुआ, उनकी सीधे जिम्मेदारी कोयला मंत्री के नाते भी बनती है और कैबिनेट के मुखिया होने के नाते प्रधानमंत्री के रूप में भी जिम्मेदारी बनती है। ठीक है, पर एक बात ये भी बताइए ना सर, आप ये क्यों चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जवाब दे तो आप ही के सवालों का जवाब दें? सवाल करने का हक है जी। नहीं, अगर प्रधानमंत्री अपनी बात रखते हैं तो आप मानते नहीं है, आप चाहते हैं कि वो आपके अनुकूलता के हिसाब से जवाब दें, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। नहीं, वो नहीं, आप कमाल करते हैं। यदि वो कहते हैं कि कुछ नहीं हुआ हम मान जाए उनकी बात, उनकी बात की कोई क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए, उनकी बात का तो कोई तथ्य होना चाहिए। तो आपको वो कुछ भी कह रहे हम मान जाए, ऐसा नहीं हो सकता। आपको लगता नहीं कोई क्रेडिबिलिटी बची है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। और इस प्रकार के वक्तव्यों से क्रमशः उनकी क्रेडिबिलिटी खत्म होती जा रही है। क्रेडिबिलिटी की बात है, क्या ये बात इस वक्त कहना कितना आपको ठीक लगता है? क्या आप भी इस चीज को मानते हैं कि ये बहुत गंभीर विषय था या इसे लाइटली हैंडल किया गया या इसको अब कवर अप किया जा रहा है, या फिर सत्या बहन जी जैसे बात कह रहे हैं कि अपनी बातों कह चुके हैं, अब आप किसी के मुंह में शब्द अपने डालकर नहीं बुलवा सकते? देखिए, सत्या बहन जी ने जो कहा वो उनका अपना वर्जन है जी कांग्रेस का, तो बीजेपी जो कह रही है वो इनका भी वर्जन है। अगर प्रैक्टिकल शेप में देखें, जैसे सत्या बहन जी ने कहा कि फाइलें सीएजी के पास गई है, तो ये बट नेचुरल है। अगर फाइलें सीएजी के पास गई है वहां तो उन्होंने भी अपनी एक कॉपी रखी होगी जी। क्या अपोजिशन ने अभी तक इसकी डिमांड की है? अगर सीएजी के बाद में ये सीबीआई के पास गई है, ऐसा तो है नहीं कि सीएजी ने उठा के एज इट इज दे दिया। ये तो बट नेचुरल है कि फोटो कॉपीज होती है हर जगह, फोटो उनके पास 4-4, 5-5 लाख की मशीनें पड़ी है। ये तो एक सिंपल सा एक मुद्दा है कि भाई प्रधानमंत्री को कोयले के इस जमेले में, बिकॉज दैट टाइम ही वाज द प्राइम मिनिस्टर एज वेल एज ही वाज द इंचार्ज ऑफ कोल मिनिस्ट्री, अगर उस टाइम फाइल कोई गुम हो गई है, इसमें कोई शक नहीं है कि उंगली तो प्रधानमंत्री पर उठेगी एज एन कोल मिनिस्टर। बट अगर हम लोग उंगली प्रधानमंत्री पर उठाते हैं, लेकिन ये जो फाइलें सब रहती है ज्वाइंट सेक्रेटरी के पास रहती है, सेक्शन में रहती है, सेक्रेटरी के पास रहती है, क्या आज तक कभी इन्होंने किसी ने भी, विपक्ष जो हमारी बैठी है, इतनी बड़ी अपोजिशन बैठी है देश की, क्या इन्होंने उंगली उठाई वहां पर ब्यूरोक्रेटिक सेटअप पर? क्या इन्होंने उंगली इस पर उठाई? खाली इनका एक ही मुद्दा है, हमें वहां पर संसद को चलने नहीं देना है। 20 करोड़ रुपए पर डे संसद का खर्चा आता है, 20 दिन उन्होंने वेस्ट किया, ये सीधे 400 रुपए इसलिए बढ़ा क्योंकि प्रधानमंत्री है इसके अंदर, खाली प्रधानमंत्री है। और और एक मुद्दा था, और एक दूसरी चीज जो इस पर राजनीति सबसे बड़ी चल रही थी कि अवॉइड किया जा रहा था जो फूड सिक्योरिटी बिल है। उस फूड सिक्योरिटी बिल को बाहर से तो ये बहुत चलाते हैं, मीडिया में बहुत चलाया, हम वो करेंगे ये करेंगे, लेकिन जब पार्लियामेंट में पहुंचते थे वहां पर राजनीति होती थी कि अगर कांग्रेस इसको लेके आई है हम क्यों पीछे हटेंगे। वहां कोई इकोनॉमिक पॉलिसीज कंट्री की नहीं देखता है। यानी ब्यूरोक्रेसी पे आप सवाल आज नहीं उठाए, ये मानते हैं, ये कह रहे हैं। इस स्थिति, इसी को जस्ट डाइवर्शन, ठीक है, राजेंद्र अग्रवाल जी को डाइवर्ट करने के चक्कर में कोल के मुद्दे को उठाया। राजेंद्र अग्रवाल जी, ये बात है, संजय सराफ जी हमारे साथ हैं, एलजेपी के नेता, इनका साफ तौर पर कहना है कि विपक्ष भी अपनी भूमिका सही तरह से नहीं निभा रहा है। आप लोग का इंटरेस्ट सिर्फ इसलिए है क्योंकि प्रधानमंत्री इन्वॉल्व है, वरना ब्यूरोक्रेसी पे सवाल उठाते हैं। लोकसभा ब्यूरोक्रेसी पे सवाल थोड़ा ना उठता है जी। मेरा सवाल आपसे राजेंद्र जी, सर मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? नहीं, ब्यूरोक्रेसी के कौन इंचार्ज, ब्यूरोक्रेसी के इंचार्ज कौन है? सीबीआई के इंचार्ज कौन है? प्रशासन के इंचार्ज कौन है? सीबीआई उनका पालतू तोता है। जो ब्यूरोक्रेसी क्या पालतू तोता नहीं है? जिम्मेदारी यदि प्रधानमंत्री की है, वो सर्वोच्च सीईओ है, सरकार के मुखिया हैं, तो ये उनका काम है कि कौन से ब्यूरोक्रेट को क्या करना है। ये अजीब सवाल पैदा करना है हमारे एलजेपी के नेताजी कि हम उनके ऊपर सवाल उठाएं। हम प्रधानमंत्री को कह रहे हैं, ये प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है, वो पूछे, वो जांच करें, वो दिखाएं कि कहां पर है। सुप्रीम कोर्ट मॉनिटरिंग कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार सीबीआई काम कर रही है, इसके बाद भी इतना छल हो सकता है? मैं तो कहता हूं कि कमाल की बात है ये।
आप इसके अंदर कह रहे हैं कि हम ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर उंगली उठाएं। हम सीधे प्रधानमंत्री से पूछ रहे हैं कि आप क्यों नहीं करते इस काम को ठीक से। ठीक है सत्या बहन जी। देखिए राजेंद्र जी, आप एक जिम्मेदार व्यक्ति होते हुए इस तरह की बात बिल्कुल बेतुकी तर्क दे रहे हैं। प्रधानमंत्री के पास दर्जनों विभाग होते हैं जो दूसरे विभाग मंत्रियों के पास नहीं होते, उनका चार्ज भी प्रधानमंत्री के पास होता है। जो प्रधानमंत्री के पास लाखों करोड़ों इस तरह की फाइलें होंगी, हर एक की फाइल की चाबी थोड़ी अपनी जेब में रखते। दूसरी बात ये हर एक की फाइल से करोड़ों अरबों रुपए का घोटाला भी तो नहीं हो रहा है। घोटाला नहीं होता वो तो ठीक बात है, उसकी तो जांच चल रही है, उसके लिए तो उन्होंने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया। दूसरी बात यह है कि प्रधानमंत्री की बेदाग छवि को आप कीचड़ उछाल रहे हैं और ये आपको सिर्फ 2014 के चुनाव के लिए ये बात बार बार काउंटर में कही जाती है। ठीक है, छोटा सा ब्रेक सर मुझे यहाँ पे लेना पड़ेगा। मैं मनोज आपके पास ब्रेक के बाद में आऊंगा। बड़ा सवाल ये कि जब भी सवाल किया जाता है कांग्रेस के साथ में, तो कांग्रेस भी ये बात कहती है कि प्रधानमंत्री की बेदाग छवि के ऊपर यहां उसे कलुषित करने की बात है, और वहां पर बीजेपी ये कहती है कि नहीं, अब प्रधानमंत्री को पूरे इस मसले पर जवाब देना चाहिए, जबकि वो जवाब दे चुके हैं। छोटा सा ब्रेक यहां पर लेंगे, जल्द लौट रहे हैं। ₹1 नहीं है बॉस। ₹1 नहीं है मतलब? अरे मतलब छुट्टा नहीं है। नहीं है तो आप लेके आओ, जाओ। छोड़ ना, ₹1 में क्या कर लेगा तू? पिगी बैंक में डालूंगा। तुझे क्या प्रॉब्लम है? मेरे को मेरा ₹1 चाहिए। अच्छा 1 मिनट, करीना पसंद है बॉस। क्या? ये देखो। क्या है ये? वीडियो है ₹1 में। देखो देखो पूरा देखो। देखो वीडियोस ₹1 में। 52010 पे कॉल करो, क्लिक करो, चूज करो, एंजॉय करो। ₹1 में फुल मस्ती। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए। ओ भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर। हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। स्वागत है आप सभी का ब्रेक के बाद। मनोज जी अपनी बात आप रख दीजिए, कैसे आप देखते हैं, क्या ये चिंताजनक विषय नहीं है? क्या ये सिर्फ इमेज को गिराने की बात है? अगर बीजेपी के परिप्रेक्ष्य में, जैसा सत्या बहन जी कह रही हैं कि बीजेपी को सिर्फ इंटरेस्ट इसमें प्रधानमंत्री के नाम से, क्या ऐसा है? देखिए, व्यक्तिगत रूप से भ्रष्टाचार को मैं देश की सारी समस्याओं की जननी मानता हूं जी। एक पर्टिकुलर अगर मुद्दा बहस का हो रहा है कोयले की फाइलों को लेकर के जी, तो मैं इस कोई केस का एक कोई लॉयर नहीं हूं कि इसकी परत दर परत खोलूं जी। जो मैं भ्रष्टाचार का जो ट्रेंड है जी, और उसके आधार पर प्रधानमंत्री सीधे सवालों के घेरे में आए हैं जी। तो इसमें मैं 3 बात कहना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री की जो व्यक्तिगत छवि है वह एक ईमानदार व्यक्ति की, एक गैर राजनीतिक व्यक्ति की, और एक तरह से जो उनको जिम्मा दिया गया है उस जिम्मे को एकदम एक स्टैच्यू की तरह ढोने की रही है। अब चूंकि 2004 से 2009 के बीच में बतौर प्रधानमंत्री कोयला मंत्री का प्रभार था उनके पास, तो निश्चित रूप से तमाम राजनीतिक दलों के क्षत्रपों के द्वारा उन पर एक जबरदस्त दबाव बना रहा होगा। कांग्रेस पार्टी के जो कॉर्पोरेट सहयोगी हैं उनका दबाव रहा होगा, और सोनिया जी जो असली मालकिन है कांग्रेस पार्टी की, उनकी तरफ से अनुशंसा होगी और उन्होंने ये काम किए होंगे। लेकिन वह इस चीज को कह नहीं सकते। प्रधानमंत्री बहुत ऊंचे व्यक्ति के रूप में कहे जाते यदि वो ये कह देते कि हम पर ये दबाव था और हमें इन वजहों से किसी के फेवर में जो है बिना बारी के जो है अनुशंसा करनी पड़ी। बहरहाल मैं उस मुद्दे पर भी नहीं जाऊंगा, फिर वो रियल पॉलिटिक्स नहीं रह जाएगी। रियल पॉलिटिक्स तो ये कहता है कि आपको तमाम भ्रष्ट तत्वों का भी पोषण करना है, और विपक्ष जो है वो अपने दांव में रहेगा कि हम सत्तारूढ़ दल की जो है मुख्य नेतृत्व जो है उनकी घेराबंदी करूं और पॉलिटिकल उसका माइलेज लूं। मुझे याद आता है 2004 का वक्त जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने थे और उन्होंने एक बहुत बड़ा वक्तव्य दिया था कि देश में भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ी समस्या है, और इसके लिए उन्होंने ब्यूरोक्रेट्स के रिफॉर्म को लेकर के एक बड़ी कमेटी बनाई थी। लेकिन इन 9-10 सालों के दरमियान लगता है प्रधानमंत्री जो मूलतः जो इकोनॉमिस्ट हैं
एक स्कॉलर व्यक्ति हैं और गैर राजनीतिक व्यक्ति हैं, इसीलिए सोनिया जी को उन्हें प्रधानमंत्री बनाना बड़ा सेफ लगा। लेकिन लगता है 9-10 सालों में वो भी प्रैग्मेटिक पॉलिटिक्स के जब में आए हैं और उन्हें स्पेसिफिकली सर इस मुद्दे की हम जैसे आपने इस पर बड़ी गंभीर बात आपने उठाई कि भ्रष्टाचार की जब भी बात आती है तो फिर सीबीआई की बात आती है, सीबीआई की बात आती है तो सीबीआई के दुरुपयोग की बात आती है। जब इन्हीं प्रश्न का जो तो है कैसे आपको क्या ऐसे नहीं माना जाए कि दुरुपयोग हो रहा है सीबीआई का? भ्रष्टाचार पर इस देश में एक कॉम्प्रिहेंसिव डिबेट, डिस्कशन, डायलॉग और मल्टीपल रिफॉर्म की जरूरत है। जब लोकपाल अन्ना का आंदोलन चला था तो लोग लोकपाल को ही सबसे बड़ी रेमेडी मान बैठे थे, मैं उससे सहमत नहीं था। भ्रष्टाचार एक फ्रंट पे नहीं है, कई फ्रंट पे है और कई फ्रंट पर उपाय लाने की भी जरूरत है। आप अगर कोयले घोटाले की ही बात करते हैं तो सीबीआई और सीएजी का सवाल उठता है, तो मुझे तो लगता है कि सीबीआई हो या सुप्रीम कोर्ट हो, ये अपना पावर प्ले करते हैं, इन्वेस्टिगेशन होता है, 3-4 साल के बाद दोषी लोग इसमें पकड़े जाते हैं, ये ठीक है। जो सीएजी जो पहले और प्राइमरी तौर पे इस स्कैंडल को एक्सपोज करता है, मुझे याद आता है विनोद राय ने जाते जाते एक बयान दिया था कि फ्रांस की तरह और कई यूरोपीय देशों की तरह भारत में भी सीएजी को पेनलाइजिंग राइट मिलना चाहिए। तो सीएजी तो हर चीज पे जो है परफॉर्मेंस ऑडिट से लेकर के और उसका अकाउंट ऑडिट जब करता है और सुझाव भी देता है कि पॉलिसी में कहां दोष थी, उसी समय अगर एक्सेप्ट करने की भी तो हमें ताकत नहीं है, तो इतनी लंबी प्रक्रिया न चले, पॉलिटिशियन को अपना स्कोर करने का मौका मिलेगा और सरकार का समय संसाधन का भी बचत होगा और भ्रष्टाचार पर त्वरित एक बड़ी अहम चीज यहाँ पर मैं संजय जी मैं आपसे जानना चाहूंगा, बहुत अहम चीज यहाँ पर ये हो गई कि सुप्रीम कोर्ट हर मैटर में लगभग दखल कर रहा है, भले ही वो लाल बत्ती लगाने की बात हो या तमाम तरह की यूपी के अंदर बात हो। इस मैटर के अंदर भी एक कोर्ट आया है जो मैं कोर्ट करना चाहूंगा। शीर्ष अदालत का साफ तौर पर कहना है कि फाइलें गायब हुई है तो एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की गई, और अगर फाइलें गायब हुई तो इस मामले में लीपापोती का प्रयास है। साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन इसमें आ चुकी है। क्या आपको नहीं लगता बार बार इस तरह से सुप्रीम कोर्ट का बीच में आना सरकार की फजीयत बढ़ा देता है? नहीं, अगर आप देखें चाहे वो एनडीए का रूल था या अभी कांग्रेस का रूल है, ये तो हर टाइम जब भी हमने पहले से अभी तक भी देखा है तो इसमें मैक्सिमम जो रूलिंग्स और जो इम्पैक्ट हुआ है वो तो कोर्टों के माध्यम से ही हुआ है। आम आदमी को अगर रिलीफ मिला है इस मैटर में भी अगर आप देखेंगे 3 से 4 बार सुप्रीम कोर्ट ने तो बोला है, लेकिन प्रैक्टिकल शेप में तो पता भी नहीं है ना कौन सी पर्टिकुलर फाइलें हैं। हम तो कहते हैं 199 फिगर है, लेकिन उस 199 फिगर में हम लोग यहां पर कह रहे हैं 2.60 लाख करोड़ का लॉस है, लेकिन दूसरे साइड से जब जो पार्टी पावर में है वो कहती है नहीं जी ये तो 10 करोड़ का लॉस है। हम कहते हैं 10 करोड़ का हो, 10 पैसे का, 2.60 का अगर लॉस है तो इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट भी अगर ऑर्डर्स देता है तो उसमें इसमें कोई शक नहीं है कि अगर कोई भी चीज गुमी है, अगर प्रॉपर तरीके से इसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए और एफआईआर किया जाए, इसमें तो मेरे को नहीं लगता है कि जो पावर में बैठे हैं प्रधानमंत्री जी को भी कोई इसमें आपत्ति होनी चाहिए। आई थिंक दे शुड ऑल्सो गो फॉर दैट, क्योंकि लोगों के सामने आना है। पॉलिटिकल सिस्टम में जो लोग भी बैठे हैं दे आर इलेक्टेड मेंबर्स फ्रॉम द कंट्री। आपकी ओर से भी बार बार ये बात कही गई कि प्राथमिकी क्यों दर्ज नहीं कराई गई इस पूरे मसले के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट भी ये बात कह चुकी है। आपको क्या लगता है ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों नहीं प्राथमिकी दर्ज कराई जा रही है, जांच कहां जा रही है आपके हिसाब से? राजेंद्र जी मेरा सवाल आपसे सर। जी जी जी, तो अब एफआईआर क्यों नहीं दर्ज की जा रही तो हमारा सवाल है। हमारा कहना यह है कि प्रधानमंत्री जी की भी नीयत खराब है। अब उन्होंने बड़ा 3 दिन पहले बड़ा आपत्ति व्यक्त की कि प्रधानमंत्री को चोर कहा जाता है। हम बिल्कुल नहीं कहा, हमने कभी नहीं कहा, परंतु चोरों के सरदार तो वो निश्चित रूप से हैं। अब उनको बचा रहे हैं तो जिम्मेदारी कैसे बचेंगे? आप मुझे बताइए कि कितनी बड़ी बात वो कर रहे हैं और इसका कितना बड़ा रेपरकशन हो सकता है। जैसा ये प्रेसिडेंट बनता जा रहा है, यदि छोटे स्तर के ऊपर कोई भ्रष्टाचार होगा तो अफसर उसकी फाइल हटवा देगा वहां से और कहेगा एक फाइल मिल नहीं रही है। इतना गलत प्रेसिडेंट बनता चला जा रहा है जो जिम्मेदारी प्रधानमंत्री की मुख्य कार्यकारी देश का होने की वजह से होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट की भी जो प्रोएक्टिवनेस है वो लोकतंत्र के लिए हितकारी नहीं है, परंतु क्योंकि संसद अपने काम को नहीं कर रही, एग्जीक्यूटिव अपने काम को नहीं कर रही, इसलिए सुप्रीम कोर्ट को अंदर आना पड़ता है। ये गलत बात है और इसकी जिम्मेदारी भी प्रधानमंत्री की या उस सरकार की है जिसका वो नेतृत्व कर रहे हैं। ये बहुत गंभीर विषय है। मनोज जी, ये हर कुछ बात प्रधानमंत्री के सर पे अभी डाल देना ये बात ठीक है, क्योंकि चूंकि अगर जिम्मेदारी उनकी थी तो वो जवाब दे आकर के, उन्होंने जवाब दिया भी आकर के। पर बार बार ये बात हर ओर से आ रही है, आलोचक भी ये बात कह रहे हैं कि इस तरह से प्रधानमंत्री का नाम हर चीज में ले लेना और हर चीज में उनको लाना, ये भी एक साजिश की बात कही जा रही है। क्या आपको लगता है इसमें ऐसा है? संसदीय राजनीति में प्रधानमंत्री को
कई सारे सवालों को जो है प्रत्यक्ष रूप से जवाब देना होता है। यही संसदीय लोकतंत्र का और संसद का यही तो वर्चस्व है कि तमाम सभासदों के सामने प्रधानमंत्री भी बैठा होता है और वो सारे मुद्दे जो उनसे जुड़े हों या न भी जुड़े हों तो एक प्रमुख के नाते, एक शासन प्रमुख के नाते उन्हें जवाब देने के लिए बाध्य किया जाता है। क्यों सर ये स्थिति क्यों आ रही है? प्रधानमंत्री से सवाल किया जाता है तो लोग बोलते प्रधानमंत्री क्यों जवाब दें, लेकिन हर चीज में प्रधानमंत्री जवाब दे देंगे। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा सिद्धार्थ जी कि इन जवाबों और सवालों से होता क्या है? आप 65 सालों में सैकड़ों स्कैंडल हुए, तमाम जेपीसी बनी, तमाम कमिटीज बनी, तमाम लंबे लंबे बहस हुए, कौन सी स्टैंडिंग कमेटी, पार्लियामेंट्री कमेटी और दिस दैट सब चीजें हुई, लेकिन उसका हश्र क्या निकलता है कि इस देश में भ्रष्टाचार का उन्मूलन नहीं हो पा रहा है। ठीक है कि आज विपक्ष को मौका मिला है। कल्पना करिए कि अगर एनडीए अगर 10 साल के शासन में होती, क्योंकि भ्रष्टाचार पे व्यवस्था परिवर्तन का काम किसी पार्टी ने नहीं किया, क्या उनके शासन में इस तरीके के स्कैंडल नहीं होते? तो लेकिन चूंकि भ्रष्टाचार पर मूल रूप से लड़ाई हो ही नहीं रही है, न ये सब पूरा देश एकमत हो रहा है, सारी चीज राजनीतिक दलों के हवाले छोड़ दिया गया है। बार-बार सुप्रीम कोर्ट कह रहा है तो फजीहत नहीं हो रही सरकार की। नहीं देखिए, तो चूंकि लोकतंत्र में चेक एंड बैलेंस होता है, आप भी मीडिया है तो एक चेक एंड बैलेंस करते हैं, सुप्रीम कोर्ट जो है उन्हें चेक एंड बैलेंस करता है। तो तमाम संस्थाएं अगर अपने तरीके से काम करें, मैं तो इसीलिए मैं बार बार इस बात को दोहरा रहा हूं कि सीएजी को ही जो है आप पेनलाइजिंग अथॉरिटी दीजिए, ये लंबा वक्त नहीं चलेगा। और उसके जरिए जो है देश में करप्शन का केवल कोल ब्लॉक का मामला नहीं है, अभी आगे और आने वाले सालों में कई सारे छोटा सा ब्रेक मुझे यहाँ पर लेना पड़ेगा, पहले से भी कई सारे स्कैंडल अभी भी दफन पड़े हैं। कुल मिला के कितनी भी कुछ चीजें हो जाए, जो स्थिति, जो स्टेटस को है, यथास्थिति वही की वही बनी हुई है। मतलब शुरू हम जहां से करते हैं आकर वहीं रुक जाते हैं। छोटा सा ब्रेक यहाँ पर मैं लूंगा। ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तो इसी विषय पर हम आगे बढ़ाएंगे। चेक एंड बैलेंस है क्या? सिर्फ ये चेक एंड बैलेंस के थ्रू सरकार की तरफ जो संदेश जा रहे हैं वो कितने पॉजिटिव हैं और उसको लेकर के सरकार क्या संकेत दे रही है बाहर आने वाले दिनों में जब जनता वोट करने जाएगी? कोयला घोटाला एक बहुत बड़ा घोटाला अब बनता जा रहा है, बन ही गया है और विपक्ष इसे छोड़ने को तैयार नहीं। छोटा सा ब्रेक। उत्तर प्रदेश का हर एक छात्र दुनिया से बराबरी करने में सशक्त होगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने वादा निभाया, लैपटॉप वितरण योजना शुरू हो गई है। हर इंटर पास छात्र अब इस योजना का लाभ उठा सकता है। सिर्फ लैपटॉप नहीं, यह है बेहतर शिक्षा का साधन। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए, वो भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर। हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। सदों से भी सदा है तू, अपना परिवार है। जिस गली में मुड़ जाऊं बस तेरा ही दीदार है। जिंदगी का हीरो है वो तुझ पे जो सवार है। वन टच पावर स्टार्ट, शानदार माइलेज वाला एपीडीवी इंजन जो दुनिया की नंबर 1 बाइक चुने, यही कहे सदों से भी सदा है। हीरो स्प्लेंडर, लगे ऐसा फैमिली जैसा। स्वागत है आप सभी का ब्रेक के बाद में। मनोज जी, ये बात हम फिर भी पहले भी कर रहे थे, चेक एंड बैलेंस की बात आपने कही, पर इस चेक एंड बैलेंस के चक्कर में जो स्थितियां बिगड़ रही है कांग्रेस के लिए कितनी नुकसानदायक है? देखिए, कांग्रेस के लिए देखिए ये बड़ा देश का दुर्भाग्य रहा कि 1947 के बाद जब देश में तंत्र और लोकतंत्र, शासन, प्रशासन और तमाम इंस्टीट्यूशन जब खड़े किए गए
तो इन द कोर्स ऑफ टाइम सबको ये पहले ही अंदाजा लगा लेना चाहिए था कि भ्रष्टाचार गवर्नेंस में बहुत बड़ी बाधा है। क्योंकि कोई भी लोकतांत्रिक सरकारें जो होती हैं वो जनता के लिए जो भी काम करती हैं वो ब्यूरोक्रेसी के मार्फत करती हैं। क्योंकि आपका वो तंत्र जो है वो पहले अंग्रेजों के टाइम का ही जो आईएएस और जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के जरिए जो होता था उसी के मार्फत हो रहा है। लोकतंत्र देखिए केवल सिंबॉलिक होता है। पीएम, सीएम, डीएम ये 3 असली फेस होते हैं लोकतंत्र के, लेकिन इनके दायरे में देश की 100 करोड़ जनता का दिन रोज बर्रे का जो है वो जो प्रशासन का काम नहीं होता है, वो कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेसी ही सरकार की फेस होती है। तो भ्रष्टाचार को लेकर के आप हर स्तर पे, नीति के स्तर पे, संस्थाओं के स्तर पे, आप उसके कानून के स्तर पे, उसके इंप्लीमेंटेशन के स्तर पे, उसकी मॉनिटरिंग के स्तर पे, उसकी ऑडिटिंग के स्तर पे, जो एक देश में एक रिजॉल्व होना चाहिए था, एक देश के गवर्नेंस को में टॉप प्रायोरिटी देनी चाहिए थी, वो चीज नहीं दिखा। नुकसान होगा। हर आदमी जो है अपने अपने स्तर पे अपने अपने लीकेजेज का जो है उसका दुरुपयोग करके और अपने अपने जो है अपने ठाट बाट और अपने रसूख को बनाने में ही लगा रहा। इसका नतीजा ये हुआ कि पब्लिक मनी की भारी बर्बादी हुई, जनता को उस तरीके से डिलीवर नहीं किया। कांग्रेस को नुकसान होगा इससे, क्योंकि अब हर कुछ चुनावी चश्मे से देखा जा रहा है। देखिए सवाल है कि पहले तो देश की राजनीति को तो शुद्ध करिए। नहीं सर, क्योंकि अब चुनाव हुई बात ठीक है आपकी, मैं बता रहा हूं। देखिए अगर कांग्रेस पार्टी प्रैग्मेटिक पॉलिटिक्स करेगी जी, अगर वो सरकारी राज खजाने को खोल करके 2 रुपए किलो गेहूं बटवाएगी तो बेचारी भोली भाली जनता तो कहेगी हाँ ये सस्ता अनाज दे रही है, चलो वोट दे दो। तो लेकिन जो लोग सिविल सोसाइटी के लोग हैं, जो देश को बड़े गहराई से सोचते और समझते हैं, उनकी तो चिंता यह है कि देश में राजनीति का शुद्धिकरण होना चाहिए, देश में जो है लोक लुभावन घोषणाएं नहीं होनी चाहिए। समय पे जब तब जो है लेवल प्लेइंग होगी पॉलिटिक्स की, और तब कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स होगा, और तब गुड गवर्नेंस की पॉलिटिक्स होगी। आपके देश में आइडेंटिटी पॉलिटिक्स होती है, हमारे देश में जो है लोक लुभावन राजनीति। सर आप चेंजेस की बात कर रहे हैं, वो चेंजेस तो वक्त के साथ शायद आप जाएंगे नहीं आएंगे, वक्त तय करेगा। पर संजय जी ये जो बात है, आप ये बात जैसे कह रहे हैं, जैसे अब ये इतना ज्यादा मुद्दा बढ़ चुका है आने वाले वक्त में और बढ़ता जा रहा है। पहले से हम देख रहे हैं जब से कोयला स्कैम शुरू हुआ है, अश्विनी कुमार चाहे हुआ है, तमाम जिसके अंदर पीएमओ ऑफिस के इस पे भी आरोप लगे। पहले कभी भी पीएमओ ऑफिस के ऊपर इस तरह के आरोप डायरेक्टली नहीं लगे थे। तो ये चिंता का विषय क्यों नहीं है? 2G में भी पीएमओ पे आरोप लगा था कि उन्होंने उसको जो है संरक्षण दिया। मैं वही पूछ रहा हूँ 2014 के परिप्रेक्ष्य में क्या ये बात सरकार के खिलाफ नहीं जाती आपको? क्योंकि अब हर कोई हर चीज को चुनावी दृष्टिकोण से ही देख रहा है। संजय जी देखिए, इलेक्शन का मसला तो ठीक है, उसमें आप कह रहे हैं 2014 में अभी 6-7 महीने हैं, उसमें कहां तक कितना इफेक्टिव अपोजिशन करती है, जिस तरीके से अपोजिशन करती है, ये तो निर्भर करता है अपोजिशन पर, इसमें कोई शक नहीं है जी। अगर आज हम कहते हैं कि कांग्रेस को इफेक्ट हो जाएगा तो किस एंगल से आप इफेक्ट, नो डाउट आज सब पढ़े लिखे हैं, लेकिन हम सब लोगों की मेमोरी इतनी ज्यादा तेज है कि ये सब चीजें हम लोग एक साइड से छोड़ते दूसरे साइड से क्लियर कर लेते हैं। सबसे जो मेन मसला है इसमें देखना है कि अपोजिशन अपने आप को कहां तक खींच लेती है। अपोजिशन का जो ब्रेक इवन पॉइंट है वो कितना जल्दी सैचुरेशन पीरियड पर आ जाता है या सैचुरेशन पीरियड को छोड़ के कहां पर चला जाता है। यही नीति आपको दिखती है विपक्ष की, सुबह तय कर लेता है क्या संसद नहीं चलने देंगे? देखिए इनका तो मैं तो इनको मैंने इससे पहले भी बोला है, हर चैनल में हम लोग बोलते हैं, जो भी इनका एक प्रोसेस रहा है उसको भी पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। 125 करोड़ उसको भी देख रहे हैं, जिस तरीके से ये पार्लियामेंट में जाते हैं तो फिर उठ के निकल जाते हैं, ऐसे कि जैसे ये खुद गए हैं। इनको वहां पर ये ख्याल नहीं रहता है, हमें भी आम जनता ने भेजा है वहां पर। हमें अगर सपोज कांग्रेस तैयार नहीं होती है डिबेट करने के लिए, हमें जबरदस्ती बैठना है वहां पर। हम लोग पर डे 20 करोड़ रुपए का खर्चा, आम जनता टैक्स पेयर का पैसा जो जा रहा है, जो 20 करोड़ के रुपए के ऊपर हम पानी, जैसे वो पानी को, गिलास के पानी को फेंक देते हैं, दैट इज जीरो। वो 20 करोड़ को ऐसे लात मार के निकल जाते हैं। दे नेवर बॉदर फॉर द पीपल ऑफ दिस नेशन। इस कंट्री में आम आदमी उसको भी देखता है। अगर यहां से कांग्रेस को हम लोग कहते हैं कि उन्होंने किसी एंगल पर भ्रष्टाचार किया है, उसमें अपोजिशन का कितना स्ट्रांग रोल है, जिसको एक्सपोज करने के लिए उनको पार्लियामेंट में ही बैठना है और पार्लियामेंट में उनसे बात निकलवानी है। राजेंद्र जी ये बात आप सुन रहे हैं, लगातार आप पर ये बात आरोप लग जाता है। संसद की बात शुरुआत से ही हो, सत्र नहीं चल पाए, आप लोग वॉकआउट करते रहे अपनी मांग के अपने हिसाब से। आपने जब तक इस्तीफे की बात नहीं हुई अश्विनी कुमार की, तब तक आपने संसद नहीं चलने दी। स्थिति कुछ अभी भी ऐसी ही नजर आने लगी है। कितना इत्तेफाक आप रखते हैं? एलजेपी एक बड़ा दल है, उसके बड़े नेता हैं, उनको इस प्रकार की बात कहने की पूरी छूट है, वो ऐसा कह सकते हैं जी। लेकिन जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, हमने 2G स्पेक्ट्रम का विषय उठाया और ये हाउस नहीं चलने दिया कांग्रेस ने। जेपीसी बनी, पूरा सत्र बर्बाद करने के बाद बनी। हमने बाद में जो विषय उठाए, कौन सा विषय गलत था? हमने पवन बंसल का विषय तो आपका कोई भी गलत नहीं था। अश्विनी कुमार का इस्तीफा मांगा,
दोनों के हिस्से भी मंजूर करने पड़े। यदि वो शुरू में एक्शन हो जाता, विषय आपका तो गलत संसद नहीं था, लेकिन अभी संसद में बैठने में अभी दिलचस्पी नहीं थी। अरे सुनेंगे भी, आप बड़े नेता हैं, हमारी भी बात सुन लीजिए। अभी पिछले सत्र के अंदर जो सत्र चल रहा है, पहले 11 दिन तेलंगाना के विषय के ऊपर कितने बर्बाद किए, कांग्रेस ने बर्बाद किए पहले 11 दिन। आप चेक कर लीजिए पूरा का पूरा। हम पर कैसे आरोप लगता है? अगर स्पीकर ने उनके खिलाफ एक्शन लिया, बिल पास हुए, और उसके बाद पिछले शनि शुक्रवार को फिर वही सांसद बीच में आ गए। तो ये जो समस्याएं हैं, कांग्रेस खुद सत्र नहीं चलाना चाहती, क्योंकि सत्र चलेगा तो मनमोहन सिंह को घेरा जाएगा, सत्र चलेगा तो वाड्रा को घेरा जाएगा, सत्र चलेगा तो इकोनॉमिक पॉलिसी के विषय में सवाल होंगे, सत्र चलेगा तो इनएफिशिएंसी के ऊपर सवाल होंगे। सरकार सत्र खुद नहीं चलाना चाहती, उसके प्रमाण में दे रहा हूं आपको। आप बैठिए ना वहीं पर, आप निकल के क्यों जा रहे हैं? परंतु बाद में आकर के नहीं करने लगे वो। सत्यबहन जी, राजेंद्र जी, ये तो वही हाल हुआ कि चित भी मेरी है, पट भी मेरी। ये आपका कभी इंटेंशन सदन चलाने की नहीं रही, हमेशा सदन में डिस्टर्ब करने की, और कांग्रेस ने हमेशा ये इंटेंशन रही कि सदन चले। ठीक है, आपको भी डर लगता है कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के ऊपर डायरेक्टली हमले होंगे? नहीं, कोई डर नहीं। जब कुछ करा ही नहीं है तो डर किस बात का? इनको मैं तो उदाहरण दे रहा हूं, अपने गृहवान में 11 दिन के उदाहरण देखिए। राजेंद्र जी, कोल आवंटन की बात कर रहे हैं, आप अपने गृहवान में झांकी देखिए, आप कितने मुख्यमंत्री हैं इसके अंदर सीधे इन्वॉल्व हैं। क्या संचेती वाला मामला क्या भूल गए? उसको क्यों नहीं आप बात करते? कर्नाटक में येदियुरप्पा को तो भागना ही पड़ा। देखिए सिद्धार्थ जी, आपने कोयला के मुद्दे को लेकर के ये चीजें जो आप कर रहे हैं जी, मैंने पहले कहा कि जवाबों और सवालों से देश की जनता का और देश का क्या भला होने वाला है। प्रैक्टिकली कुछ बोफोर्स में जो किकबैक राजीव गांधी ने लिया, कथित तौर पे ही लिया, उसको लेकर के विपक्ष ने कम से कम 3 दशक तक आंदोलन किए, कहां कोई उत्तर मिला? तो उन मूल सुधारों की चर्चा क्यों नहीं करते? देश के तो नेता करेंगे ना, ये लोग क्यों नहीं कर रहे फिर? नहीं, वही कह रहा हूं कि अगर कोई भी पार्टी का आदमी अपने को पार्टी के बजाय देश का वेलविशर मानता है, तो उन उपायों की बात क्यों नहीं करता है? आप बता दीजिए विपक्ष का रोल क्या रहा था और क्या होना चाहिए था? हर चीजों का ऐसा इंतजाम करे कि ऑटोमेटिक तरीके से हर स्कैंडल डिटेक्ट हो जाए, और जो उसके जो लोग दोषी हैं वो उनको तुरंत पेनलाइज किया जाए। तो इन सवालों के हमें उत्तर ढूंढने होंगे। संसद में कार्यवाही नहीं चलने की बात हमारे मित्र संजय जी बार बार कहते हैं, इससे नहीं होगा। जब तक संसद को आप राजनीति का अखाड़ा बनाएंगे तो कांग्रेस यदि विपक्ष में जाएगी वह भी इसका इस्तेमाल करेगी, भाजपा यदि सत्ता में जाएगी तो वह भी आरोप लगाएगी कि विपक्ष चलने नहीं दे रहा है। तो संसद को कानून बना करके देखिए, आज देश में विधायिका का जो लोप हो रहा है यह एक बहुत बड़ी समस्या है। एक मैं बता रहा हूं, आज राज्यों में आप जाएं तो वहां विधायिका जो है साल में मुश्किल से 2 महीने भी नहीं बैठती है। ये लोकतंत्र का क्षरण है। तो आपको साल में 4 महीने विधायिका की बैठक को इंश्योर करना चाहिए। सर, ये तो सिस्टम बदलाव की बात होगी, और इसके साथ ये बैन होना चाहिए कि कोई आदमी इसके समय की बात और इसका बिजनेस जो है उसका पैसा करना चाहिए। सर, 199 फाइल्स की जो बात कही है, जो सीताराम येचुरी भी कह चुके हैं, और कई इस तरह से माना जा रहा है कि ठीक है भाई 199 फाइल ही तो है, इसमें क्या बड़ी चीज है, ठीक है वो तो मिल जाएंगी या जांच चल रही है। क्या 199 फाइल का गुम होना या न मिलना यह कहकर टाल दिया जा सकता है कि जांच तो हो रही है और जो होगा तो देख लेंगे, इतना तो घोटाला हो ही चुका है? मनोज जी, क्या कैसे लिखते हैं आप इसको? क्या है गंभीर मुद्दा नहीं है 199 फाइल की बात? आपके कार्यक्रम में मैंने पहले ही कहा था कि आप किसी भी दफ्तर में जाएं, कोई अधिकारी या कोई किरानी या कोई बड़ा बाबू आपका काम नहीं करना चाहता है तो सबसे पहले वो फाइल दबा देगा, कहेगा आपकी फाइल ही नहीं मिल रही है। तो ये तो बड़ा हास्यास्पद है कि जो इतना बड़ा देश का स्कैंडल है और उसकी फाइलें गुम होने की बात जो है सत्ता पक्ष वह भी संसद में कहे, ये तो बड़ी हास्यास्पद बात है। हो सकता है वो नॉन इंटेंशनली भी फाइलें मिल नहीं रही हों, लेकिन ये चीज जवाब में नहीं दिया जाना चाहिए, तो ये चीज कहा जाना चाहिए, क्योंकि अब जो है हसीनवादी कांग्रेस ने अब ये बॉल जो है सीबीआई और सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट में है। नहीं, पर ये बात आप कह रहे हैं कि नहीं बोलनी चाहिए, पर ये हो गई है तो हास्यास्पद तो हो ही गया है। हास्यास्पद हो गई है तो इंटेंशन तो यही झलक रहा है कि सरकार जो है और जवाब दे रहे हैं ये लोग कि सरकार इस भ्रष्टाचार की लिपापोती करना चाहती है। ठीक है, मैं इसी संकेत की बात कर रहा है। और मनमोहन सिंह को बचाने के लिए उन्होंने तो कोई करप्शन नहीं किया था अश्वनी कुमार ने। अश्वनी कुमार तो सिर्फ मनमोहन सिंह को बचाने गए थे और उनको मंत्री के पद से हाथ धोना पड़ा। वो जायसवाल जो थे वो तो क्लियर कट फंसे हुए थे रेल वाले स्कैंडल में, लेकिन अश्वनी कुमार ने तो प्रधानमंत्री को बचाने का काम किया था और यही वजह है कि प्रधानमंत्री ने उनको दोबारा जो है उसे नवाज दिया। तो मनमोहन सिंह
भले एक ईमानदार व्यक्ति रहे हो, लेकिन वह एक समझौतावादी व्यक्ति के रूप में इतिहास में दर्ज होंगे। लाल बहादुर शास्त्री और तमाम अन्य नेताओं की श्रेणी में नहीं आएंगे कि अगर कोई आरोप लगा या कोई घटना घटी तो वो तुरंत इस्तीफा सत्यबेन जी, क्या आप बात मानते हैं कि हास्यास्पद स्थिति हो गई है, जैसा मनोज भी कह रहे हैं? तो मनमोहन सिंह जो है समझौते कर रहे हैं और सोनिया गांधी के बिल्कुल यस मैन के रूप में काम करते हैं। देखिए, मैं बिल्कुल आपके इन आरोपों से सहमत आपने खुद ही का माहौल उड़वा दिया। बिल्कुल, मैं बिल्कुल आपके इन आरोपों से सहमत नहीं हूँ। कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस जो कि नेतृत्व वाली सरकार है, यूपीए सरकार है, पूरी तरह से, विशेष तौर से कांग्रेस पार्टी का हमेशा इंटेंशन रही है कि ईमानदार प्रशासनिक व्यवस्था चले देश में, और पार्लियामेंट लोकतंत्र का एक बहुत ही पवित्र स्थान है, वहां पर इसको चलने नहीं दे रहे और बार बार शोर मचाते हैं, कहीं कुछ करते, कहीं कुछ करते। आप ये बताइए कितना खर्चा कराते हैं, कितना प्रश्नकाल तक नहीं जानते, प्रश्नकाल के लिए कितना खर्चा होता है, आप तो खुद जानते हैं इस बात के लिए। प्रश्नकाल तक इतना महत्वपूर्ण मुद्दा होता है जिसमें बहुत सारे पूरे देश से जवाब आते हैं, बहुत सारी सूचनाएं आती है, उसको तक आप स्थगित कराते हैं। ये बहुत बड़ी शर्म की बात है और लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ी बेइज्जती की बात है, जिसको भारतीय जनता पार्टी को स्वीकारना चाहिए। राजेंद्र जी, ये बात लगातार उठती है कि आप सवाल तो उठाते हैं बहुत अच्छे से, पर जब आपके मुख्यमंत्रियों की बात आती है, शिवराज सिंह चौहान की बात आती है या फिर रमन सिंह की बात आती है, येदियुरप्पा की बात आती है, तो आप लोग उस पर नहीं खुल के बोल पाते, ऐसा क्यों होता है? सवाल लगातार उठता है। मैं कहाँ नहीं बोलते भाई? येदियुरप्पा को हमने पद से हटा दिया, कोई बात जहाँ होती है हम तुरंत एक्शन लेते हैं। ये कहाँ की बात कह रहे हैं आप? हम भ्रष्टाचार के मुद्दे पर हमने आज तक कभी समझौता नहीं किया। सत्याबेन जी, आपसे सवाल कर रहे हैं, सुन लीजिए। हुए होंगे, हमारी पार्टी से जुड़े हुए लोगों ने भी ऐसी गलतियां की होंगी, हमने किसी की गलती को प्रोटेक्ट नहीं किया, हमने किसी की गलती को प्रोटेक्ट नहीं किया। मालूम पड़ा है, आज ही इन्होंने ये लोकायुक्त ना नियुक्त करने के लिए इन्होंने ठान ली थी। क्यों ठान ली थी? लोया क्या? एक तरफ तो आप कांग्रेस को गुजरात फोबिया से मुक्त होकर के बात करने की आदत डालनी चाहिए। नहीं, वहां पर कांग्रेस को कैसे भी नरेंद्र मोदी तक पहुंच जाना है, नरेंद्र मोदी तो उनके साथ डर लगता है, ये उसकी माला जपना बंद करें, कुछ काम की बात करें। और सिद्धार्थ जी, काम की ही बात कर रहे हैं आप। सत्यबेन जी, आपका सवाल क्या है? क्या आप सवाल करना चाह रहे हैं? मैं ये सवाल करना चाहती हूँ कि आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, आप क्यों नहीं येदियुरप्पा के बारे में बात कर रहे हैं? वो भी तो मैडम, येदियुरप्पा को इन्होंने निकाल दिया, वो तो इनका नहीं, वो तो इनका पॉजिटिव है। राजेंद्र जी, ये जवाब आप दे दीजिए, येदियुरप्पा के अलावा भी क्यों आप बात नहीं कर पाएंगे? गुजरात की बात करना चाह रहे हैं। नहीं, गुजरात के नरेंद्र मोदी ने कोई वहां पर लोकायुक्त को नियुक्त करना ही नहीं चाहते, जिसके लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट तक के डायरेक्शन की अवहेलना की। वहां पर गवर्नर ने लोकायुक्त नियुक्त किया, उसको नहीं माना, फिर सुप्रीम कोर्ट में आप लोग सारी पार्टी मिलकर के सुप्रीम कोर्ट में चली गई। सुप्रीम कोर्ट ने फिर आपको डायरेक्शन दिया कि लोकायुक्त के बारे में जो डायरेक्शन दी थी उसको आप नहीं मानने चाहते, तो फिर दूसरी बात आप करते हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ बात। आप कैसे कर सकते हैं? ठीक है राजेंद्र, जवाब दे दीजिए। अरे ये सब बातें जवाब देने लायक नहीं है, ये कोई इस स्तर की बात ही नहीं है। अब ये बेनीवाल जो वहां है कांग्रेस के एजेंट की तरह काम कर रही हैं। राज्यपाल के इंस्टीट्यूशन को जिस प्रकार से बर्बाद किया गया है, नहीं सर, आपको लगता है वो एजेंट है? सीबीसी को, अबे सीएजी को, देखिए ऐसा होता है डेमोक्रेसी के अंदर, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन का बराबर ही राजेंद्र जी, सर बहुत महत्व है इनका। सर, आपको लगता है बेनीवाल जी, कमला बेनीवाल जी एजेंट है? बिल्कुल एजेंट है। संवैधानिक व्यवस्था सुन लीजिए आप, संवैधानिक व्यवस्था सुन लीजिए आप। व्यवस्था यह है कि राज्यपाल या राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह से काम करते हैं। लोकायुक्त की नियुक्ति के अंदर भी ये बात थी, बेनीवाल जी ने उसका उल्लंघन किया, बाद में कोर्ट ने क्या कहने अलग विषय है, परंतु कुल मिलाकर के राज्यपाल के इंस्टीट्यूशन को बर्बाद करना, सीएजी के इंस्टीट्यूशन को बर्बाद करना, सीबीसी के इंस्टीट्यूशन को बर्बाद करना, लोकतंत्र के अंदर जो लोकतंत्र को चलाने वाले स्तंभ हैं उनको बर्बाद करने का काम कांग्रेस ने शुरू से किया है। और आज उसका नुकसान ही हो रहा है कि प्रोएक्टिव हम सुप्रीम कोर्ट देखते हैं, हम अनेक जगह पर समस्याएं देखते हैं। ये जो चेक एंड बैलेंस की बात हमारे मनोज जी कह रहे थे, वो चेक एंड बैलेंस इसलिए डिस्टर्ब हुआ है कि हमने सारे के सारे जो हमारे लोकतंत्र के रक्षक हैं, इस प्रकार के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको बर्बाद करके रख दिया है। और की जिम्मेदारी कांग्रेस के ऊपर जाती है। कांग्रेस संभवतः इस बात को मानेगी नहीं अभी, परंतु इतिहास जब कभी लिखा जाएगा। आपको ध्यान, हमने वेस्टमिंस्टर जो है मॉडल अपनाया, वेस्टमिंस्टर मॉडल के अंदर परंपराओं से काम चलता है। आपने रमन सिंह पे कार्रवाई क्यों नहीं? इंग्लैंड में
इन्होंने अरे भाई रमन सिंह के ऊपर जब आरोप लगे तब आपको जो उससे नहीं हुई उनके ऊपर भी 67 से 68 कम से कम देने की बात आई थी कोला आवंटन की। आपके यहाँ मंत्री चोरी करते पकड़ा जाए, उनका भांजा पकड़ा जाए, अरे आरोपी जांच होने दीजिए ना, कौन से आरोप वहां पर सिद्ध हुए? सर आप भी तो वही बात कह रहे हैं जो कांग्रेस कहती है, वो भी क्या गलत कह रहे हैं कि अगर जांच होने दीजिए? आप लोग भी क्यों इतना हल्ला कर रहे हैं? अगर आप अपने बाबत में ये बात कहते हैं जांच होने दीजिए, तो कांग्रेस भी यही कह रही है कि जांच होने दीजिए। फाइल गुम होना ये जांच का विषय, फाइल गुम हो गई है, वो बताए कहां पहले नहीं। राजनीति जी आपके तर्कों को और भारतीय जनता पार्टी के कुतर्कों को आज आईना दिखा दिया है। आज जो डीजी बंजारा ने वहां पर जो किया है कि 32 आईपीएस अफसरों को जिस तरह से इन्होंने इस्तेमाल किया और उनको जेल में रुका दिया। अपनी चमड़ी बता नहीं, तो इनके व्यवहार, इनकी बात, वो भी एक करप्शन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, चलिए मनोज जी ये बात आप सुन रहे हैं कितनी आपको तर्कपूर्ण। देखिए भ्रष्टाचार की जब बात आती है तो कहीं न कहीं दोनों देश की प्रमुख पार्टियां अलग अलग केसेस में सवालों के घेरे में आती हैं। जैसे कि अग्रवाल साहब ने राज्यपाल के पद के दुरुपयोग की बात की, ये उसमें सत्यांश है, इसमें कोई दो राय नहीं। परंतु आपके गुजरात में लोकायुक्त के गठन को लेकर के क्या आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी ने ईमानदार पहल की? सबसे पहले तो उन्हें, अगर वो अपने को रोल मॉडल मानते हैं गवर्नेंस का, तो लोकायुक्त के नियुक्ति को लेकर के सबसे पहले ईमानदार पहल उन्हें दर्शानी थी। लेकिन उन्होंने इस बात को कई सालों तक रोके रखा। आप ही के पार्टी में जब उत्तराखंड की सरकार थी तो उनके लोकायुक्त के मॉडल को पूरे देश ने सराहा, लेकिन गुजरात में जो लोकायुक्त की जो नियुक्ति की गई है वह एक तरह से संदेहास्पद है। अब रही बात की कर्नाटक की और उसकी, तो मैं भारतीय जनता पार्टी की तारीफ करना चाहूंगा कि उन्होंने येदियुरप्पा को हटाने का काम किया और उसका राजनीतिक नुकसान उन्हें उठाना पड़ा। लेकिन उसके विपरीत ये हिमाचल के जो वीरभद्र सिंह थे वो आरोपों के घेरे में थे और सोनिया गांधी ने पहले उन्हें जो है उससे दूर रखा हिमाचल के चुनाव से। लेकिन ये राजनीतिक प्रैग्मेटिक राजनीति का प्रेशर था कि वीरभद्र सिंह को उन्हें लाना पड़ा और उन्हें उसका राजनीतिक फायदा मिला। तो देखिए कोई भी दल हो, अगर वो आदर्शों और सिद्धांतों की राजनीति करेगा तो उसकी लोग तारीफ करेंगे, भले उसे राजनीतिक रूप से नुकसान हो या फायदा हो। लेकिन आज वह नरेंद्र मोदी, मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि वह भारतीय जनता पार्टी जो तमाम सिद्धांतों और नीतियों पर चलने का और एक पार्टी विद डिफरेंस के रूप में अपनी कुछ मामले में पहचान बनाई थी, खास करके आंतरिक लोकतंत्र के मामले में, डिसिप्लिन के मामले में, नरेंद्र मोदी के सामने वो घुटने टेक रही है। क्योंकि नरेंद्र मोदी की एक नहीं कई करतूतें जो हैं, आप हटा दीजिए कॉम्युनल पॉलिटिक्स का उन पर आरोप, वो उनके और भी कई सारी करतूतें जो हैं वो अधिनायकवादी शैली की है और उनका जो रिजल्ट जो है आज बंजारा के बयान से भी झलक रहा है कि कैसे उन्होंने ब्यूरोक्रेसी को जो है अपने सांचे में लेकर के अपने मनमाफिक काम करवाया। लोकायुक्त को लेकर के जो है वो एक्सपोज हुए और भी कई मामलों को लेकर के जो है वो एक्सपोज हुए हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को भी करप्शन के मामले में औरों से बिल्कुल अलग और बेहतर नजीर पेश करनी होगी। संजय सर, जिस बात से कितना आप इत्तेफाक रखते हैं? देखिए मनोहर जी ने जहां तक बोला है वहां तक तो उसमें कहीं कोई ऐसी बात है नहीं। उसमें पूरी सच्चाई है कि जिस तरीके से इन्होंने जो भी है कि दोनों पार्टीज की इन्वॉल्वमेंट रही है। अब अगर बीजेपी को एनडीए को 6 ही साल मिले हैं या 5 ही साल मिले हैं तो यहां इनको 65 साल मिले हैं। 5 साल में इन्होंने भी कोई कमी नहीं रखी जैसे इन्होंने 65 साल में रखी है। इसमें कोई, क्योंकि कहीं से भी कोई सिस्टम को बना, क्योंकि हम लोग जो कुछ भी कहें, अभी हम कहें कि अभी कह रहे थे, राजेंद्र जी कह रहे थे कि भाई एमपी ये ब्यूरोक्रेसी को क्यों पूछे। भाई जो भी आप रखे, जो भी चाहे, कल को इनकी गवर्नमेंट आ जाती है, मंत्रालय सब ऊपर से जो भी है जितना भी चाहे, लेकिन ब्यूरोक्रेटिक सेटअप जो है वो तो वही है। हमें सिस्टम को, ब्यूरोक्रेसी को चेंज करने की जरूरत है। हम लोग राजनीतिक तौर पर हम लोग जो भी अपने आप को क्या सरकार लिबापोती कर रही है? इसमें मैं एक ही गुजारिश करना चाहता हूं, मैंने पिछली बार भी कहा, आज भी कह रहा हूं, दोनों पार्टी से, बोथ कांग्रेस एंड बीजेपी, क्योंकि ये मेन पार्टीज है हमारे देश की, इनसे विनती करता हूं कि आज जो हिंदुस्तान की इकोनॉमिकल कंडीशंस है उसको देखकर, इकोनॉमिक पॉलिसीज के ऊपर, जो हमारा रुपए आज 66 पर वापस आ चुका है और हमें नहीं पता ये कितना बढ़ेगा। मैं पिछली बार भी कह चुका हूं कि 31 मार्च 2014 को हमें $1.75 बिलियन जब हम शॉर्ट टर्म लोन जो हमने लिया है वर्ल्ड बैंक को देंगे, उस टाइम हमारी स्थिति क्या होगी। अगर ये लोग दोनों नेता बड़े नेता जब बीच में बैठेंगे पार्लियामेंट में, अगर इस एक मुद्दे पर भी बात करें, मेरे को लगता है कि दोनों पार्टी को बहुत फायदा मिलेगा देश के युवाओं से। ठीक है, ये आपने बात कही है इकोनॉमिक रिलेशन में वो है, पर ये बताइए ना मुझे कि
ये जो पूरा मसला चला है, अभी 199 फाइल की हम बात कर रहे हैं, इसी चीज की बात कर रहे हैं, ये चीजें क्या लिपापोती दिखती है आपको इसके पीछे? क्या आप भी मानते हैं कि एलजेबी ये मानती है कि इसके पीछे लिपापोती है? लिपापोती तो हम लोग क्लियरली है इसमें नहीं। देखो लिपापोती देखिए फाइलें घूम गई है। अभी आज प्रधानमंत्री जी ने भी सीधे संसद में आके यही तो बोला है कि अगर फाइलें घूम गई है तो इसमें इन्वेस्टिगेशन हो जाएगी। हम तो चाहते हैं कि देखिए विपक्ष भी कह रहा है कि एफआईआर हो जाए, उसमें कोई बात नहीं है। बीइंग ए यूथ ऑफ द नेशन आई वुड लव टू सी कि अगर इसमें कहीं पर भी कोई अगर फाइलें गुम गई है हकीकत में, इसमें एफआईआर होना चाहिए। इसमें न तो कांग्रेस को कोई आपत्ति होनी चाहिए इसमें एफआईआर करने में, और इनको जब सीबीआई और ऑलरेडी जब जुडिशियल सिस्टम से चल ही रहा है, सीबीआई और जुडिशियल सिस्टम सुप्रीम कोर्ट के दायरे के अंदर में जब सब कुछ आ रहा है, तो आई थिंक सुप्रीम कोर्ट और सीबीआई भी डायरेक्टली कर सकती है। स्थितियां हो रही हैं, इससे तो यही दिख रहा है कि सरकार लिपापोती करने में जुटी हुई है। आप खुद कोयले की खदान को बांटते हैं, उसके बाद वो करते हैं, फिर लिपापोती की बात आती है। और लिपापोती इसमें कतई नहीं लिपापोती। जब प्रधानमंत्री ने साफ अपना स्टैंड क्लियर कर दिया सरकार का कि वो फाइलों की इन्वेस्टिगेशन चल रही, तो एफआईआर के बीच में कहां से बात आ गई? ये तो सुप्रीम कोर्ट कह रही है। नहीं, सुप्रीम कोर्ट का एक आइडिया है, मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहती, लेकिन एक जब प्रधानमंत्री जी ने कह दिया है कि भाई फाइलों की जांच पड़ताल हो रही है, उसकी तलाश हो रही है, तो ये इंटेंशन पे उनकी ठीक है। राजेंद्र अग्रवाल जी, जांच हो रही है ना, क्या ये इतना भर संतुष्ट करता है आपको कि जांच हो रही है? बहुत एफआईआर की स्टेज नहीं आई है अभी तक, जांच हो रही है और सत्या बहन बिल्कुल सत्य बोल रही हैं। मनमोहन सिंह जी दूध के धुले हैं, पूरी कांग्रेस दूध की धुली है, कोई भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है, पूरा देश की इकोनॉमी बहुत अच्छी है, सब चीज ठीक है। बिल्कुल मैं नहीं कहना चाहता, ये तो सारा देश जानता है। सुनिए, सारा देश जानता है कांग्रेस ने सबसे ज्यादा आम आदमी बन गया राजेंद्र जी, आजादी के बाद सबसे ज्यादा शासन किया है, पूरे टेन्योर पूरा किया। आप बताइए, अगर आप सच्चे हैं, ईमानदार हैं, अच्छे हैं, तो आपको जनता ने जो पूरा बहुमत दिया था, तो आपने कोई टेन्योर पूरा किया कि नहीं? कोई एक टेन्योर पूरा किया हो? कभी 13 दिन में वापिस आ गए, 13 महीने में वापिस आ गए, कभी 2 साल में वापिस आ गए, कभी भी आपने पूरा किया हो? बता दीजिए, ये जनता ने फैसला कर दिया था। सोनिया जी आप एक्सेप्ट कर चुके हैं। बेईमान नहीं है, सारे बेईमान कांग्रेस के बाहर हैं। कांग्रेस सबसे ईमानदार, शुद्ध, खुली हुई और परिश्रमी पार्टी है। ये तय हो गया आज की बहस के बाद। पता नहीं होगा क्या क्या बोलेगा। देखिए, चलिए ठीक है बाबा, हम अब सब चीजें एक्सेप्ट कर चुके हैं। अग्रवाल जी, लगता है आप सारी स्थितियों को अब आप एक्सेप्ट कर चुके हैं सर? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। सत्यवेन जी, अब आप मान चुके हैं। पता नहीं क्या क्या बोलेगा, ये मुझे समझ में आ गही। मुझे सुनाई देगा कि क्या क्या बोलेगा, ये मुझे सुनाई देगा। ये आप पुलंदा बहुत सारा गिरा दीजिए। आपके बंगारू लक्ष्मण जी सरेआम उसको रिश्वत लेते हुए कैमरे के सामने पकड़े गए, उस वक्त आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। दूसरी बात, जब आपके जो जॉर्ज फर्नांडिस जी रक्षा मंत्री थे, तो उनके घर में बैठ के डिफेंस की डील हुआ करती थी। आप क्या बात कर रहे हैं? जहां तक लोकायुक्त की बात होती है, वो तो मान ही चुके हैं कि गुजरात एक मॉडल है, वो तो मान ही चुके हैं कि सारे तो बाकी चीजों भी ध्यान रखिए ना, बाकी चीजों का भी देखिए। और ये जहां तक कारगिल के शहीदों के कफन पे भी हेराफेरी की गई, कफन में हेराफेरी की गई, उनके ताबूतों में हेराफेरी की गई, उसको क्यों भूल जाते हैं आप? नहीं सर, देखिए सिद्धार्थ जी, जब दो तरफा अगर जब लड़ाई होती है, तो इस राजनीति के अखाड़े में सब दिग्गज अपने अपने दांव लेकर बैठे हुए हैं। हर सवाल का जवाब और हर जवाब के प्रत्युत्तर में सवाल जो है तैयार होता है जी। मूल सवाल यह है कि देश की राजनीति को, देश की अर्थव्यवस्था को और देश के समाज को कैसे परफेक्ट बनाया जाए, जिससे कि हम एक बेहतर, खुशहाल और सतत चलायमान देश की जो है स्थापना करें। तो इसमें कहीं न कहीं बहुत अलग स्वार्थों से, अलग आइडियोलॉजिकल उससे हट। और बस फाइनल कमेंट इस पर दे दीजिए कि क्या लगता है आपको 199 फाइल, आने वाले दिन, संसद, प्रधानमंत्री, विपक्ष, क्या दिखता है, कैसे चलेगा सर? नहीं, आप हमसे पूछ रहे हैं जी सर। फाइनल देखिए, 199 फाइलों का जहां तक 2G पर भी जो है लंबी रसाकशी हुई। कोल ब्लॉक जो है विपक्ष का हथियार बना है, और उन्होंने फूड सिक्योरिटी को अपना हथियार बनाया है, ठीक है, और इन्होंने कोल ब्लॉक का बनाया है। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि कोल ब्लॉक के बहाने देश में हर तरह के भ्रष्टाचार पर एक कंप्लीट वक्त थोड़ा कम है सर मेरे पास। तो संजय जी, बिल्कुल संक्षेप में अगर अपनी बात रख दें, कैसे आगे आप चीजों को जाते देखते हैं, ये जो स्थिति अभी खड़ी है आपके सामने कोल ब्लॉक पे, इस फाइल के गुम होने पे? देखिए, 199 फाइलों का जो मसला है जी,
इस पर प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और मैं दोनों पार्टियों से गुजारिश करूंगा इस पर राजनीति ना करें, ठीक है, और प्रॉपर तरीके से जो भी जहां पर भी इन्वॉल्वमेंट, और मैं फिर से एक बार कहूंगा कि ब्यूरोक्रेटिक सेटअप में भी उनको भी इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत है। बिल्कुल संक्षेप में अपनी बात रखिए। देखिए, कांग्रेस का आज से नहीं, शुरू से ही, बिगिनिंग से ही ये हमारा एक नेचर रही है, हमारा एक चरित्र रहा है कि हमेशा देश हित को आगे रखा है और देश हित को मानते हुए भी उसी तरह से सरकार चलाई। ठीक है राजेंद्र जी, बिल्कुल जाते जाते अब आपने कह तो दिया कि सारे ईमानदार लोग कांग्रेस के, तो बीजेपी में कौन? की बात से पूरी तरीके से सहमत हूँ जी। कांग्रेस सर्वाधिक ईमानदार दल है और कांग्रेस के बाहरी सब लोग बेईमान। और बीजेपी में सत्या बहन जी के इस बात से पूरी तरीके से सहमत। राजेंद्र जी, और बीजेपी में? नहीं, बीजेपी की बात नहीं हो रही, नहीं, कांग्रेस की अपनी बात बताई दीजिए। मनमोहन सिंह जी उन ईमानदारों के नेता हैं और उन ईमानदारों में कुछ नाम है वाड्रा है, उस ईमानदार में बीजेपी की बता दीजिए, उस ईमानदार के अंदर राजा है। चलिए ठीक है, इन ईमानदार लोगों के जो सबसे ईमानदार नेता मनमोहन सिंह जी। चलिए ठीक है, और बीजेपी के बारे में आप कुछ नहीं कहेंगे फाइनली? नहीं, बीजेपी के बारे में कुछ नहीं कहना। चलिए ठीक है सर, पर बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े और इस विषय पर बात की। कुल मिला के आखिर में राजेंद्र अग्रवाल जी ने ये बात तो कह दी, कटाक्ष में ही कही हो, पर ठीक है, आने वाले दिनों में ये चीज पता चलेगी कि कैसे संसद चलती है या आगे कैसे राजनीतिक रस्साकशी इस पूरे मैटर के ऊपर बढ़ती है, देखना दिलचस्प होगा। बहुत शुक्रिया सबका जुड़ने के लिए। आप देख रहे थे प्राइम मिनट, नमस्कार।